हेलो। आज हम कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे और कन्वोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कन्वोल्यूशन से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अब सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स, ये हमें ये बताती है कि मतलब हम किसी भी अगर सिग्नल के साथ इम्पल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, या फिर इसका जो मतलब सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स पढ़ने का मतलब रीज़न जो है कि हम किसी भी सिग्नल को इम्पल्सेस के फॉर्म में किस तरह ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब उससे पहले हम मतलब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इम्पल्स ऑफ टी माइनस टी नॉट के साथ। अच्छा, ये इम्पल्स कहाँ पे डिफाइंड है? ये इम्पल्स डिफाइंड है टी नॉट पे, क्योंकि ये टाइम शिफ्टेड वर्जन है। तो ये जो है ओरिजिन पे डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है इम्पल्स टी नॉट पे। अब इसकी जो वैल्यू होगी टी नॉट पे इम्पल्स की क्या होगी? 1 होगी, और बाकी सारी जगहों पे इस इम्पल्स की वैल्यू 0 होगी। सही है। तो इस इम्पल्स को जब हम एक्स ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा? अच्छा, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सपोज कर लेंगे कोई एक्स ऑफ टी सिग्नल है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इम्पल्स के साथ जो कि कहाँ पे डिफाइंड है? टी नॉट पे डिफाइंड है। अच्छा, अब रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? अच्छा, आप खुद ही देख लें कि यहाँ पे ये जो है सिग्नल ये जो इम्पल्स वाला सिग्नल है यहाँ पे 0 है, तो अब ये सारा का सारा यहाँ पे 0 है। जब ये 0 टी नॉट से पहले 0 है और टी नॉट के बाद भी 0 है, तो ये जब 0 वैल्यू यहाँ पे इस सिग्नल के साथ करस्पॉन्डिंग टाइम पे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिग्नल भी 0 बन जाएगा। तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा? रिज़ल्ट में हमें जो है यहाँ पे 0 मिलेगा। सही है। जब टी नॉट जहाँ पे हमारा वैल्यू 1 है, यहाँ पे जब टी नॉट पे हम पहुँचेंगे यहाँ पे इम्पल्स का वैल्यू 1 है, ठीक है। वो 1 जब इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 जैसे किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाता है। तो अब ये जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस सिग्नल का जो भी वैल्यू होगा वो हमें मिलेगा। अब इस सिग्नल का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा? यहाँ पे टाइम क्या है? टी नॉट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स ऑफ टी नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल रही है। तो मतलब यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है जिसको हम कह रहे हैं एक्स ऑफ टी नॉट। अब उसके बाद फिर अगेन जो है यहाँ पे ये सारे के सारे वैल्यूज़ 0 हैं। तो फिर अगेन ये ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा इस सिग्नल के साथ तो फिर ये दोबारा सिग्नल 0 बन जाएगा और हमें जो चीज़ मिलेगी वो 0 मिलेगी। लेकिन बीच में जो हमें मिला है वो क्या सिग्नल मिला है? वो हमें मिला है एक्स ऑफ टी नॉट मिला है, ठीक है। तो यही है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स के। मतलब इम्पल्स सिग्नल को किसी भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा का सारा खुद सिग्नल जो है वो सारा का सारा खुद जो है सिग्नल खुद ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ उसकी एक ही पॉइंट मिलेगी जहाँ पे इम्पल्स डिफाइंड है। इम्पल्स कहाँ पे डिफाइंड है? टी नॉट पे डिफाइंड है। तो इस सिग्नल की हमें एक ही वैल्यू मिली है टी नॉट पे, ठीक है। तो हमें एक्स ऑफ टी नॉट यहाँ पे मिल गया है। तो एक्स ऑफ टी नॉट हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। एक्स ऑफ टी नॉट लिखें या इस तरह भी लिख सकते हैं स्टेप्स में कि एक्स ऑफ टी को हम पहले एक्स ऑफ टी नॉट में चेंज कर रहे हैं और फिर ये सेम रख रहे हैं इम्पल्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, या फिर डायरेक्टली आप एक्स ऑफ टी नॉट भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो इस लाइन में सिर्फ
ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और यहाँ पे ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो एक्स ऑफ टी की जगह पे हमने एक्स ऑफ एन कंसिडर किया है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, और उसको हमने डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये सारा का सारा सिग्नल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इसकी एक वैल्यू मिलेगी जहाँ पे इम्पल्स डिफाइंड है, तो हमें मिलेगा एक्स ऑफ एन नॉट। तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम जो सिग्नल है इसमें मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं और उन सैम्पल्स की कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो उनको हम इम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उस इम्पल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मतलब मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे इस इम्पल्स का कुछ एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, फिर यहाँ पे डिफरेंट है, फिर यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे नेगेटिव है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे पॉजिटिव है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो हैं सारे सैम्पल्स इम्पल्स की तरह, लेकिन एम्पलीट्यूड का फ़र्क है। कहीं पे एम्पलीट्यूड कम है, कहीं पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, कहीं पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। तो अच्छा, अब ये सिग्नल है हमारे पास, अब इसको इम्पल्सेस के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो हमें सिर्फ अगर ये एक इम्पल्स चाहिए, ठीक है, तो एक्स ऑफ एन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे किया है कि एक्स ऑफ टी को जब हमने एक इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? एक्स ऑफ टी नॉट। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें एक्स ऑफ टी नॉट चाहिए, या हम ये कह रहे हैं कि हमें अगर एक्स ऑफ एन नॉट चाहिए, तो हम एक्स ऑफ एन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि एक्स ऑफ एन हमें गिवन है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? इम्पल्स ऑफ एन माइनस एन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें एक्स ऑफ -4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक्स ऑफ एन को इम्पल्स ऑफ n+4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें एक्स ऑफ 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक्स ऑफ एन को इम्पल्स ऑफ n-4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे ये इन्होंने किया हुआ है एक्स ऑफ -2, ठीक है। एक्स ऑफ -2 हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे इम्पल्स ऑफ n+2 के साथ। ये यहाँ पे प्लस साइन है, n+2, ठीक है। यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये प्लस साइन होनी है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें एक्स ऑफ -1 ये है, ठीक है, ये वाला सैम्पल चाहिए, तो हम एक्स ऑफ एन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इम्पल्स ऑफ n+1 के साथ। तो ये यहाँ पे फिर हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ -1 इम्पल्स ऑफ n+1। इसी तरह मतलब हमने हर एक सैम्पल को अलग अलग करके यहाँ पे लिखा है। मतलब यहाँ पे ये हम सीख रहे हैं कि एक जो है एक्स ऑफ एन सिग्नल है, तो उसके सैम्पल्स को अगर हमें ऑब्टेन करना है, तो फिर हम एक्स ऑफ एन को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वो अलग अलग सैम्पल्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ कंटिन्यू है कि एक्स ऑफ -1 उसको जब हमने इम्पल्स ऑफ n+1 के साथ रखा है, तो उसका मतलब क्या है? वो हमें वैल्यू दे रहा है एक्स ऑफ -1 का, और n की वैल्यू क्या है? वहाँ पे -1 है। और अब ये जो हमें वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ जब n = -1 है, लेकिन अगर n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ और होगी, तो वहाँ पे जो है हमें वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एक्स ऑफ 0 और इम्पल्स ऑफ n, इसका मतलब ये है कि हमें एक्स ऑफ 0 की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। वो कहाँ पे मिल रही है? जब n की वैल्यू 0 है, और अगर n 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, वहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। ये भी वही चीज़ है। अब हमने क्या किया कि ये जो सारे टर्म्स हमने यहाँ पे बनाए हर एक सैम्पल के लिए अलग अलग, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन सब को सम करेंगे, तो फिर दोबारा हमें क्या मिल जाएगा?
एक्स ऑफ एन मिल जाएगा। तो उसको मतलब हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है कि एक्स ऑफ एन जो है, मतलब इन सारे सैम्पल्स को जब हम ऐड करेंगे, ये जो भी हैं 8-9 सैम्पल्स, अब ये अलग अलग करके हमने लिखे हैं, ठीक है। फिर इन सब को जब हम सम करेंगे तो फिर दोबारा हमें यही सिग्नल मिल जाएगा। तो हमने वही इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है कि एक्स ऑफ एन ये है, फिर हर एक टर्म को हमने उस इक्वेशन में रखा है कि एक्स ऑफ -3 इम्पल्स ऑफ n प्लस 3, एक्स ऑफ -2 इम्पल्स ऑफ n प्लस 2, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि एक पैटर्न है कि हम इनको समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्स ऑफ एन ये यहाँ पे सेम है, एक्स ऑफ एन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर एक्स ऑफ 2 है तो फिर इम्पल्स ऑफ n-2 है, तो 2 को अगर हम रिप्लेस करें k के साथ तो फिर इम्पल्स ऑफ n-k बनेगा। अब k की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। तो हमने क्या किया है कि इन जनरल हमने लिखा है k इज इक्वल टू -∞ टू +∞, तो x ऑफ k इम्पल्स ऑफ n-k। अच्छा, लेकिन हमारे इस प्रॉब्लम के लिए k की वैल्यू क्या होगी, -4 से +4 तक। अच्छा, अगर यूनिट स्टेप सिग्नल को हमें इस फॉर्म में लिखना है तो x ऑफ k की वैल्यू जो है हमेशा 1 होगी। तो वो 1 हमने यहाँ पे, अगर मतलब x ऑफ k ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x ऑफ k की वैल्यू हमेशा यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए 1 होती है। अच्छा, अब हमारे पास अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हम अगर उसको इम्पल्सेस के फॉर्म में शो करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सपोज़ करने के यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है e⁻t, तो ये एक ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो 0 to 1 अगर हम टाइम ले रहे हैं तो उसके दरमियान मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बन सकते हैं। तो हमने पहले 11 सैम्पल्स बनाए, फिर 101 सैम्पल्स बनाए, फिर 1001 सैम्पल्स बनाए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, लाखों करोड़ों सैम्पल्स बन सकते हैं, मतलब हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कितने सैम्पल्स यहाँ पे बनेंगे। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को जब हम इम्पल्सेस के फॉर्म में शो करते हैं तो फिर वहाँ पे हम समेशन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को इम्पल्सेस के फॉर्म में शो किया तो फिर हमने वो फार्मूला बनाया था, उसमें समेशन थी k इज इक्वल टू -∞ टू +∞ x ऑफ k इम्पल्स ऑफ n-k। अब कंटिन्यूस टाइम के लिए वैसा ही फार्मूला बनेगा, लेकिन समेशन की जगह पे क्या बनेगा, समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन आएगी। और हम k जो है यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, और टाउ जो है हम जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब k इज़ इक्वल टू -∞ टू +∞, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी जो है मतलब उसकी लिमिट भी वही रहेगी कि k इज़ इक्वल टू -∞ टू +∞। अच्छा, k नहीं, यहाँ पे टाउ इज़ इक्वल टू -∞ टू +∞। तो क्योंकि लिमिट टाउ की है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाउ, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे x ऑफ k है तो यहाँ पे x ऑफ टाउ है, यहाँ पे इम्पल्स ऑफ n-k है तो यहाँ पे इम्पल्स ऑफ t माइनस टाउ, सिर्फ k की जगह पे हमने टाउ रखा है। अच्छा, ये उसी का कोड है जो हमने प्लॉटिंग की है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, लेकिन नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हमने यहाँ पे 11 रखें, यहाँ पे 101 रखें और यहाँ पे 1001 रखें। तो वही हमने यहाँ पे टाइम को मतलब 11 पॉइंट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे जो है हमने 101 पॉइंट्स में डिवाइड किया, और यहाँ पे 1001 पॉइंट्स में डिवाइड, मतलब 1001 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि मतलब जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है उसमें
यूनिट इम्पल्स रिस्पांस क्या है, और जो है कन्वोल्यूशन सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम क्या है। अब इम्पल्स रिस्पांस क्या है, जो पहला पैराग्राफ पहली जो हमारी लाइन है यहाँ पे कि इम्पल्स रिस्पांस वो होता है कि जब हम सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को इम्पल्स इनपुट अप्लाई करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वही सिंपली इम्पल्स रिस्पांस होता है। अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है कि मतलब ये थोड़ी एडवांटेज बता रहा है कि इम्पल्स रिस्पांस इतना इम्पोर्टेंट है क्यों 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 मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब कोई भी जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, उसको हम इम्पल्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोई भी मतलब हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है या फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो हम उसको जो है इम्पल्सिस के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी वजह से मतलब किसी भी इनपुट सिग्नल में बहुत सारी इम्पल्सेस होती हैं, तो एक इम्पल्स रिस्पांस अगर हमें मिल जाता है तो बाकी सारी भी जो है इनपुट सिग्नल में इम्पल्सेस ही होंगी, तो उनके लिए भी जो है आउटपुट फाइंड आउट करना इजी होगा। तो एक इम्पल्स का अगर हमें रिस्पांस मिल जाता है तो बाद में फिर हम पूरे सिस्टम का जो है कंप्लीट रिस्पांस फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब वो सिस्टम जो है किस तरह बिहेव करेगा किसी भी इनपुट सिग्नल के लिए। सिर्फ मतलब हमें इम्पल्स रिस्पांस का पता होगा, फिर हम कोई भी इनपुट सिग्नल होगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है उसका टोटल कंप्लीट रिस्पांस क्या होगा। अच्छा, अब जो है क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कन्वोल्यूशन सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। अच्छा, अब हम जो है हमारे कोर्स में जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे लीनियर टाइम इनवेरिएंट है। लीनियर सिस्टम हमने जो है मिड वन से पहले पढ़े थे, और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और टाइम वेरिएंट सिस्टम्स या फिर जो है नॉन लीनियर सिस्टम्स और लीनियर सिस्टम्स हमने मिड वन से पहले पढ़े थे। ये वही हैं, कॉम्बिनेशन है दोनों के, लीनियर सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो जो सिस्टम लीनियर होगा और टाइम इनवेरिएंट भी होगा तो उसको हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि रेस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम टू एक्स ऑफ एन विल बी द सुपरपोजिशन ऑफ scaled responses of system to each of these shifted impulses के मतलब क्योंकि लीनियर सिस्टम है, ठीक है, अब उसमें जो है जो हमने लीनियर सिस्टम में पढ़ा था कि अगर आप एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को तो उसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है, और दूसरा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है, तो फिर दोनों इनपुट्स को अगर हम ऐड करके उस सिस्टम को अप्लाई करें तो फिर पहले जो इंडिविजुअल आउटपुट्स आए थे उनका सम करेंगे तो वो भी वही होगा कि हमने जो दो इनपुट्स ऐड करके सिस्टम को इनपुट पे दिए। चलें, ये मैं रिपीट करता हूँ कि मतलब लीनियर सिस्टम इस तरह था कि हमने सपोज कर लें कि इनपुट ए दिया है और आउटपुट हमें एक्स मिल रहा है, और दोबारा हमने इनपुट बी दिया है और आउटपुट हमें वाई मिल रहा है। ठीक है, इनपुट ए है, आउटपुट एक्स है, इनपुट बी है, आउटपुट वाई है। तो ये हमने अलग अलग दिया है, इनपुट अलग ए अलग से दिया है, बी अलग से दिया है, तो आउटपुट हमें अलग से मिल रहा है एक्स और वाई। तो अब हम लीनियर सिस्टम अगर होगा तो अगर हम ए और बी को ऐड करके सिस्टम को देंगे, ठीक है, तो हमें आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, एक्स प्लस
y मिलेगा। तो अब यहाँ पे भी यही कह रहा है कि जो x ऑफ n है, ठीक है, तो x ऑफ n में बहुत सारे इम्पल्सेस हैं, मतलब बहुत सारे इम्पल्स लाइक अगर सिग्नल्स हैं, तो एक इम्पल्स की वजह से जो रिस्पांस आ रहा है, फिर दूसरी इम्पल्स की वजह से जो रिस्पांस आ रहा है, फिर तीसरी इम्पल्स की वजह से जो रिस्पांस आ रहा है, तो फिर हमें उन सब रिस्पांसेस को सम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लास्ट में ये कह रहा है कि टाइम इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे एलटीआई सिस्टम में किस तरह हमें फ़ायदा दे रही है कि जो इम्पल्सेस हैं हमारी एक्स ऑफ एन को अगर हमने इम्पल्सेस के फॉर्म में लिखा है, तो अब वो सारी की सारी इम्पल्सेस एक जगह पे नहीं है। एक अगर 0 पे, दूसरी 1 पे होगी, तीसरी 2 पे होगी, फिर जो है चौथी जो है 3 पे होगी। मतलब इम्पल्सेस जो है हमारी शिफ्ट हो रही हैं, पॉजिटिव एक्सिस में भी शिफ्ट हो रही हैं और नेगेटिव एक्सिस में भी शिफ्ट हो रही हैं या वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो फिर हर एक इम्पल्स की वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा वो सेम टाइम पे नहीं आएगा। हर एक इम्पल्स अपने अपने टाइम पे डिफाइंड है। हर एक इम्पल्स की वजह से जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा वो भी फिर जो है टाइम शिफ्टेड रिस्पॉन्स आएगा। तो वो प्रॉपर्टी टाइम इनवेरिएंस की भी वहाँ पे लग जाएगी। मतलब एक इम्पल्स अगर 0 पे डिफाइंड है, तो वहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो रिस्पॉन्स आएगा और फिर अगर वही इम्पल्स अगर हम आगे शिफ्ट कर दें, ठीक है, 1 पे शिफ्ट कर दें, 0 पे जो इम्पल्स डिफाइंड थी अगर वो हम 1 पे डिफाइन कर दें, तो फिर जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो भी एक सैम्पल आगे शिफ्ट हो जाएगा या एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास डेफिनेशन बन रही है आउटपुट की, आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम इज़ वेटेड सम ऑफ टाइम शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्सेस के। मतलब हमारे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसको हमने एच ऑफ एन के साथ रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास इनपुट सिग्नल जो है एक्स ऑफ एन जो था उसमें बहुत सारे सैम्पल्स हैं, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स ऑफ के है वो अगर के इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स ऑफ के हमारा उसमें बहुत सारे सैम्पल्स हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या जितने भी हों वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो सारे के सारे सैम्पल्स हम लेके इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि सैम्पल 0 इम्पल्स रिस्पॉन्स n-0 के साथ मल्टीप्लाई हो। फिर जो है एक्स ऑफ 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एच ऑफ n-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कि मतलब हम एक्स ऑफ n में से एक सैम्पल उठा रहे हैं, ठीक है, वो जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, मतलब शिफ्टेड वर्जन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स ऑफ n जो है उसके सैम्पल्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को भी उसी हिसाब से शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारा सम जो है, ठीक है, ये जो सम है इस सम को हम कन्वोल्यूशन सम कहते हैं। वो इसको हम एस्टेरिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है एक्स ऑफ एन है, दूसरा एच ऑफ एन है। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता है, एक्स ऑफ एन का भी पता है, तो हमने जो है कन्वोल्यूशन सम फाइंड आउट करना है, तो एस्टेरिक की साइन बीच में देंगे, ठीक है, या ये पूरा का पूरा ये वाई ऑफ एन के बराबर होता है। फिर फार्मूला ये वही है जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मिला हुआ है इम्पल्स रिस्पांस का, इम्पल्स रिस्पांस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। तो पहले तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हम किसी भी जो है सिस्टम को जो है इनपुट पे इम्पल्स दे रहे हैं, तो आउटपुट जो आएगा वो उसको हम इम्पल्स रिस्पांस कहेंगे। अब एग्जांपल क्या है कि हमें कांस्टेंट 3 वोल्ट डीसी के मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पल्स आ गई है,
अच्छा, मैथमेटिकली हमने उसको क्या लिखा है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू 3, मतलब हमें कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिल रही है 3, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक बीच में जो है सिस्टम में इम्पल्स आ गई जिसको हमने 2x ऑफ टी के साथ लिखा हुआ है कि मतलब ये यहाँ पे x ऑफ टी जो है एक इम्पल्स है, ठीक है। तो इम्पल्स और ये जो 2 है वो इस इम्पल्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो जैसे मतलब सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे क्या आ गई 0 पे, जब t इज़ इक्वल टू 0 है तो एक इम्पल्स आ गई। इम्पल्स जो आ गई उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, तो 3 में जो है 2 ऐड हो जाएगा तो वो आगे मतलब वोल्टेज एकदम से बढ़ जाएगी, लेकिन फिर क्योंकि इम्पल्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, फिर एकदम से फिर नीचे वोल्टेज आएगी, फिर दोबारा से 3 हो जाएगी। तो इम्पल्स रिस्पांस जब हमें मिलेगा तो उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है h ऑफ t लिखेंगे, y ऑफ t की जगह पे जो है h ऑफ t लिखेंगे, टू इम्पल्स ऑफ t प्लस 3 बाद में लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एग्जांपल है हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब इसमें जो एग्जांपल है वो हमारा है बैंक अकाउंट का, कि जैसे ही हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो हम जो है कह रहे हैं कि हमने पहले माह में कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं, ठीक है। अब वो जो पैसे हमने जमा करवा दिए हैं वो सपोज़ करने के मतलब पहले माह के बाद हमने अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं की, बस मतलब हमने एक माह में पैसे जमा करवाए पहले माह में, फिर हमने अकाउंट से कोई छेड़खानी नहीं की, फिर हमने अकाउंट को छोड़ दिया। तो ये एक किस्म का इम्पल्स इनपुट है हमारे अकाउंट में, ठीक है। फिर रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, वो मतलब रेस्पॉन्स इस तरह आ रहा है कि हर माह जो है हमारे पास वो पैसे शो करेगा कि पहले माह में आपने ये पैसे जमा करवाए, लेकिन दूसरे माह में भी वही बैलेंस रहेगा, फिर तीसरे माह में भी वही रहेगा। तो मतलब जब तक हम जिंदा हैं या जब तक वो अकाउंट मतलब उसी तरह चल रहा है, तो फिर वो हर माह जो है इसी तरह वो बैलेंस दिखाता रहेगा। तो मतलब हमने एक इनपुट पे इम्पल्स दी है और रेस्पॉन्स ये इस तरह मिल रहा है हमें। तो इस सिस्टम को हम जो है मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है आउटपुट है और यहाँ पे समेशन है, कि मतलब हर माह में हमने पैसे जमा करवाते जाने हैं। तो हमने हर माह में तो नहीं जमा करवाया, लेकिन ये इक्वेशन इसी तरह बनेगी कि आपने k इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी अप टू प्रेजेंट मंथ n जो है कितने पैसे जमा करवाए हैं, फिर उन सब का जो है सम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब x ऑफ k जो है वो मतलब यहाँ पे x ऑफ माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके x ऑफ n तक जाएगा और उन सब वैल्यूज़ को हमें सम करना है, तो वो हमारा टोटल बैलेंस बनेगा। अच्छा, अब इनपुट जो हम दे रहे हैं वो जो यहाँ पे जो दे रहे हैं एक माह मतलब पहले माह में जो पैसे जमा करवा रहे हैं x ऑफ n, हम कह रहे हैं कि इम्पल्स ऑफ n है, ठीक है। तो अब हमारा x ऑफ k जो है चेंज हो जाएगा इम्पल्स ऑफ k में। तो इनपुट सिग्नल हमने चेंज कर दिया है इम्पल्स ऑफ n में, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो हमें शो करना है h ऑफ n के साथ, क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस हम शो करते हैं h के साथ। तो ये y ऑफ n है तो यहाँ पे h ऑफ n हो जाएगा। तो अब ये जो है सम हमारा होगा कि मतलब ये सारी की सारी इम्पल्सेस यहाँ पे सम होंगी, इम्पल्स ऑफ k मतलब अब k की वैल्यू हम डालते जाएंगे, जहाँ पे मुख्तलिफ इम्पल्सेस बनती जाएंगी और जब उनको हम मतलब इन सब इम्पल्सेस को सम करेंगे तो फिर हमारे पास ये सिग्नल बनता जाएगा। अच्छा, अब अगर हमारे पास इनपुट x ऑफ n है तो हमें आउटपुट अगर y ऑफ n मिल रहा है, तो इनपुट पे अगर हमारे पास x ऑफ n की जगह पे इम्पल्स है, इम्पल्स ऑफ n, तो हम जो है y ऑफ n नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इनपुट पे हम इम्पल्स दे रहे हैं तो इम्पल्स रिस्पांस हम हमेशा h ऑफ n के साथ लिखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि
टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो इम्पल्स अगर हमारी शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो रेस्पॉन्स भी हमारा उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। कि मतलब अगर हमने पहले माह में पैसे नहीं जमा करवाए, दूसरे माह में जमा करवाए, तो हमारा जो रेस्पॉन्स है, अकाउंट का जो बैलेंस है, वो भी दूसरे माह से ही शुरू होगा। अच्छा, अब अगर इम्पल्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि लीनियर सिस्टम है, ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ भी वो ए मल्टीप्लाई होगा। अब अगर दो इम्पल्सेस हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है और इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो दोनों आपस में सम हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स ऑफ एन इनपुट सिग्नल है, अगर उसमें सिर्फ दो सैम्पल्स हैं, एक्स ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ वन, तो जो है इम्पल्स रेस्पॉन्स उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स ऑफ वन के साथ फिर इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है शिफ्ट होके मल्टीप्लाई होगा। और ये जो है हमारा जनरल फार्मूला है कि एक्स ऑफ एन हमारे पास इनपुट सिग्नल है और ये जो है हमारे पास आउटपुट सिग्नल है। एक्स ऑफ एन को हमने जो है यहाँ पे सैम्पल्स के फॉर्म में शो किया है, और हर एक सैम्पल की वजह से जो है हम यहाँ पे आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं, और हर एक सैम्पल जो है एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब एल सिस्टम के लिए मतलब वही फार्मूलाज रिपीट हो रहे हैं कि इनपुट अगर एक्स ऑफ टी है तो आउटपुट हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई ऑफ टी के साथ। अगर इनपुट को हम, क्योंकि लीनियर सिस्टम में ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट में वो ए आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं या इनपुट सेम है, एक इनपुट को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी इनपुट को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट भी मतलब वाई ऑफ टी ही आएगा, लेकिन एक वाई ऑफ टी के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाई ऑफ टी के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इनपुट को शिफ्ट कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट है। अगर इम्पल्स इनपुट पे है तो आउटपुट को हम एच ऑफ टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इम्पल्स के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ भी ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इम्पल्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इम्पल्स के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी इम्पल्स रिस्पॉन्स में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पल्स को हमने शिफ्ट भी किया है, ए के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स भी जो है शिफ्ट भी हो जाएगा और ए के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ये जो सारे फार्मूलाज हैं ये हमारे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए हैं, और ये वाले जो फार्मूलाज हैं मतलब जो डिस्क्रिप्शन है या जो भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो ये मतलब इनपुट्स हैं और ये जो है इस साइड पे आउटपुट्स हैं, तो ये सारे कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम्स के लिए हैं, और ये जो है हमारे कंटिन्यूस टाइम के लिए नहीं, ये डिस्क्रीट टाइम के लिए हैं, ठीक है। तो इनपुट अगर एक्स ऑफ एन है तो आउटपुट हमारा होगा वाई ऑफ एन, और इनपुट को अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट हमें मिलेगा वाई ऑफ एन ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इनपुट के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आउटपुट में भी ए और बी आ जाएगा। इनपुट को शिफ्ट करेंगे, आउटपुट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे इम्पल्स ऑफ एन है तो आउटपुट एच ऑफ एन है। इम्पल्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एच ऑफ एन भी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इम्पल्स ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आउटपुट भी ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इम्पल्स शिफ्ट हो रही मतलब शिफ्टेड वर्जन है, तो आउटपुट भी इम्पल्स रिस्पॉन्स भी शिफ्टेड वर्जन है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है हमारा इनपुट सिग्नल है, जिसको हमने इस फार्मूला के हिसाब से लिखा हुआ है। एक्स ऑफ एन को हमने इस फार्मूला के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है।
और फिर जो है वाई ऑफ एन को हमने इस तरह लिखा हुआ है कि एक्स ऑफ के जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच ऑफ एन माइनस के साथ। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन हमने अभी अभी पिछली स्लाइड पे भी देखी थी कि जो आउटपुट ऑफ एल टी आई सिस्टम है वेटेड सम ऑफ टाइम शिफ्टेड इम्पल्स रेस्पॉन्सेस के जो आउटपुट मतलब हमारे पास जो वाई ऑफ एन आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, वेटेड सम मतलब जो है ये एक्स ऑफ के यहाँ पे क्या है, वेट है, किसका वेट है, टाइम शिफ्टेड इम्पल्स रेस्पॉन्सेस का, कि मतलब जो ये इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो शिफ्ट भी हो रही है और उसका जो है यहाँ पे एक्स ऑफ के क्या है, वेट है, कि एक्स ऑफ ज़ीरो होगा यहाँ पे तो एच ऑफ एन माइनस ज़ीरो होगा, एक्स ऑफ वन होगा तो क्या होगा, एच ऑफ एन माइनस वन होगा। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स शिफ्ट भी हो रहे हैं और उनका वेट भी चेंज हो रहा है। वेट मतलब उनका मैग्नीट्यूड समझ लें, ठीक है, और उन सब का क्या है, ये सम है, वेटेड सम, ठीक है, किसका, टाइम शिफ्टेड इम्पल्स रेस्पॉन्सेस को, ठीक है। बाकी ये एस्टेरिक के बारे में बता रहा है तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, कन्वोल्यूशन सम को जो है हम इसके साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एडवांटेज क्या है कन्वोल्यूशन का, कि अगर हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स का पता होगा, ठीक है, किसी भी सिस्टम के इम्पल्स रेस्पॉन्स का पता होगा, तो अब हम कोई भी इनपुट सिग्नल कंसिडर कर लें, कोई भी इनपुट सिग्नल हमारे पास हो तो हम उसका आउटपुट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, भले सिस्टम हमारे पास ना तो, या ये भी पता ना हो कि मतलब सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, किस तरह ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ इम्पल्स रेस्पॉन्स का एक बार पता चल जाए तो फिर हम जो है किसी भी इनपुट को कंसीडर करके उसका आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जो कन्वोल्यूशन सम का फार्मूला है वो है हमारा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए। अब अगर हमारे पास जो है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली जो है समेशन की साइन जो है उसको हम चेंज करेंगे, हम इंटीग्रेशन में के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब क्योंकि कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स में हम टाउ कंसिडर करते हैं तो फिर ये टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स ऑफ के की जगह पे एक्स ऑफ टाउ आ गया, एच ऑफ एन माइनस के की जगह पे एच ऑफ टी माइनस टाउ आ गया। तो क्योंकि ये लिमिट्स सारी टाउ की हैं तो इंटीग्रेशन हम विद रेस्पेक्ट टू टाउ करेंगे। तो आज मतलब हमने जो है थ्योरी पढ़ी है कन्वोल्यूशन की, और जो है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल और कन्वोल्यूशन सम के फार्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीक, ईद के बाद। अच्छा, ये मैंने मतलब अगर जो है कुछ चीज़ें डिटेल में कवर नहीं की हैं तो मतलब क्योंकि ये चीज़ें हम मिड वन से पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं मतलब कन्वोल्यूशन से इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ें भूल गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो एग्ज़ाम का तो आपने देख लिया होगा कि मतलब जो हमारी पॉलिसी बनी है कि आप या तो मतलब 2 ग्रेड्स आपको मिलेंगे, या तो आप पास होंगे या फिर फेल होंगे, तो मतलब बहुत ही आसान कर दिया आप लोगों के लिए। और टोटल जो पास फेल की मार्क्स हैं वो मेरे ख्याल से 60 हैं, कि मतलब 60 से अगर आपकी मार्क्स ऊपर आ जाती हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। वो भी मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, और 60 तो आराम से सबके याद आते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये भी एडवांटेज है कि अगर आपकी मार्क्स कम आती हैं, ठीक है, सिर्फ सिंपली आप पास कर लेते हैं तो उससे जीपीए पे भी मतलब जो भी आपकी जीपीए बनती है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पास हो जाएंगे तो वहाँ पे वो जीपीए में चीज़ काउंट नहीं होगी।
मतलब ये जो आपका पूरा सेमेस्टर है ये आपका जीपीए में काउंट ही नहीं होगा। मतलब आपकी जो पिछले सेमेस्टर वाली जीपीए थी वो वही रहेगी, फिर आप छठे सेमेस्टर से कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा, एग्ज़ाम के हवाले से क्योंकि 20 मार्क्स का एग्ज़ाम मिड मंथ हो गया है, ठीक है, बाकी जो है 80 मार्क्स रहते हैं। तो अब जो है दो दो ऑप्शन ही हैं हमारे पास। एक होता है कि मतलब हम असाइनमेंट दें और क्विज़ लें। तो असाइनमेंट में ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही असाइनमेंट से कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अब हम ईद के बाद कन्वोल्यूशन होपफुली एक वीक में कंप्लीट कर लेंगे, उसके मतलब न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, ये थ्योरी वाला जो आज आज हमने लेक्चर पढ़ा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होगा कि मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आप जो है सिर्फ टिक करेंगे, लेकिन चीज़ें इसी लेक्चर में से होंगी जो मैंने बताई हैं, यही फार्मूलाज वगैरह होंगे। तो इनको आप अच्छी तरह पढ़ लें। तो एक अगर कन्वोल्यूशन से क्विज़ हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक 4 ईयर सीरीज़ में से क्विज़ हो जाए और एक जो है 4 ईयर ट्रांसफॉर्म में से क्विज़ हो जाए, तो मतलब 40 मार्क्स की क्विज़ हो सकती हैं, ठीक है। 40-60 मार्क्स की क्विज़ हो सकती हैं कि मतलब हर टॉपिक में से जो है आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएं हम, और फिर एक वीक में जो है हम मतलब अगले वीक में मतलब जो टॉपिक जिस वीक में कंप्लीट हो, फिर अगले वीक में जो है हम क्विज़ रख लें। क्विज़ एलएमएस पे होगी, ठीक है। उसके लिए टाइम पीरियड डिफाइंड होगा कि आप जो है इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्विज़ में अपीयर हो सकते हैं। वो मतलब स्पेसिफिक टाइम होगा, जैसे एग्ज़ाम आप देते हैं, अगर कोई किसी बंदे के पास इंटरनेट नहीं है या कोई मसला है तो वो फिर रह जाएगा और फिर वो क्विज़ दोबारा भी नहीं होगी उस बंदे के लिए। तो जिस दिन क्विज़ हो तो फिर आप लोग जो है मतलब प्रॉपर्ली अपने अरेंजमेंट्स करके रखिएगा। और क्विज़ का टाइम पीरियड भी क्विज़ के हिसाब से लिमिटेड होगा कि मतलब आप अगर आधे घंटे की क्विज़ है तो आधे घंटे के बाद जो है आपका जो है ऑटोमेटिक सिस्टम जो है बंद हो जाएगा। मतलब सिस्टम बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन मतलब आपकी क्विज़ सबमिट हो जाएगी। और अगर क्विज़ के मतलब ज़्यादा क्विज़ ना बन पाए तो फिर मैं एंड में एक असाइनमेंट दे सकता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ये कोशिश करूँगा कि मतलब क्विज़ सब टॉपिक्स में से लूँ और फिर ये सारी मार्क्स बन जाएं आपकी क्विज़ में से ही। और मतलब 80 मार्क्स रहती हैं। तो आप अगर मतलब 50 मार्क्स भी मतलब आप 10 कर लें तो पास हो जाएंगे। चलें, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर में से जो आज मतलब मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसमें से आप मतलब आज ही आपको ये पढ़ना है, ठीक है, और आज ही जो है मतलब आपको क्वेश्चंस करने हैं।